लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप, as the name suggests, means the ability to lead. The ability to lead. So, a manager should have a leadership quality because he has to lead his employees to achieve a common objective. So that's why when we talk about leadership, we have to ensure that a manager possesses a leadership quality because he has to get his work done from his subordinates. So in this process, a manager has to constantly provide guidance to his subordinates. And for that, he needs to influence the behavior of his subordinates. जो उसके subordinates हैं, उनका जो behavior है, उसको इफेक्ट करना है एक मैनेजर को. इसीलिए एक मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी का होना ज़रूरी है. तो इसमें जब हम बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की, तो इसमें लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक लीडर जो है ये एम्प्लॉइज़ जो है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मिशन के साथ रिलेट करता है. जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है, जो विजन होता है, तो वो ट्रांसलेट करता है एक लीडर उस तरीके से ताकि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो होल हार्टेडली उस मिशन को पाई तकमील पर पहुंचाए. तो वो चीज़ लीडरशिप में आता है. जैसे एक मैग्नेट होता है और एक मैग्नेट का रोल होता है ये अट्रैक्ट करता है अपनी ओर. सपोज़ आप एक कमरे में स्कैटर करेंगे आयरन फाइलिंग्स, बीच में एक मैग्नेट रखेंगे तो वो जो आपने आयरन फाइलिंग्स स्कैटर की हैं वो सब आएंगे मैग्नेट की ओर. तो बिल्कुल उसी तरीके से एक लीडर जो होता है वो जो मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको उसकी ओर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है. तो वो होता है लीडरशिप. तो लीडरशिप जो है इसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि लीडरशिप में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. इसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं लीडर की वो होनी चाहिए. लीडर को एक विजनरी होना चाहिए. लीडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो मिशन है, जो विज़न है, उसको अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट कर सके या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छी तरीके से पास ऑन कर सके अपने सबऑर्डिनेट्स में. तो लीडर काफ़ी एंथुसियास्टिक होना चाहिए क्योंकि एंथुसियाज्म की बदौलत से वो एक ऐसा एंथुसियाज्म जनरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे जो लोग हैं वो काफ़ी पुरजोश रहते हैं. तो वो क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में. और एक लीडर में उसके अलावा काफ़ी अलर्ट होना चाहिए क्योंकि प्रोएक्टिव रोल एक लीडर को प्ले करना होता है ताकि वो पहले ही सोचे कि इस सिचुएशन में क्या करना है. एक होता है रिएक्टिव, दूसरा होता है प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव होता है कि सिचुएशन आने से पहले ही उसको पता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो वो उसमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है.
जैसे कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई क्राइसिस अभी उठने वाली ही है, तो लीडर अपना रोल प्ले करता है ताकि वो क्राइसिस उठने से पहले ही डिफ्यूज़ हो। अदरवाइज सपोज किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो, तो फिर स्ट्राइक के बाद फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो लीडर का रोल होता है कि पहले ही वो सेंस करेगा, उतना अलर्ट है वो कि वो पहले ही सेंस करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होने वाला है। क्योंकि जब वो स्ट्राइक के रिलेटेड, हड़ताल के रिलेटेड वो जब प्लान बनाते होंगे, तो उसी वक्त वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा ताकि वो उसको उसी वक्त उस मसले का हल ढूंढेगा कि नौबत ही ना आ जाए स्ट्राइक पे। तो वो अलर्टनेस, वो प्रोएक्टिव रोल लीडर प्ले करता है। तो वो क्वालिटीज़ जब लीडर में होगी तभी वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है। तो उसके अलावा लीडर जो होता है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत काम भी करना होता है, बहुत वक्त उसको सर्व करना होता है एक्टिविटीज़ के साथ। तो उसमें फटीग फैक्टर नहीं आना चाहिए कि वो थक जाएगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से काम। तो इसलिए एनर्जेटिक, अच्छा फिज़िकल हेल्थ भी होना चाहिए उसमें, ताकि वो विदस्टैंड करे जो ये प्रेशर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर होती है। और एम्पैथेटिक होना चाहिए कि उसको he should have that quality by virtue of which he can place himself at another's place. That means he will think from the perspective of another person. तो उसे कहते हैं empathetic, empathy. तो उससे वो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता है लोगों के साथ। जब वो empathetic हो, वो दूसरी का जो दर्द है वो समझ सकता है और उसी हिसाब से वो डील कर सकता है सिचुएशंस के साथ। तो ये होती हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। तो देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप एज वी टॉक अबाउट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देयर इज अनदर दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। Then there is another third type of leadership that is called free rein leadership or laissez-faire. तो इन तीन में तो अलग अलग हिसाब से लीडरशिप का जो अपना एक स्टाइल है। जैसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेरियन लीडरशिप, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप a person has full authority and control over decision making. That means when we talk about autocratic leadership, here the authority is vested with a single person and he takes all the decisions irrespective of consulting others. वो decision लेता है खुद ही बिना बाकियों को कंसल्ट किए हुए, तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। तो ये टाइप ऑफ लीडरशिप जो है इट इज़ मेनली एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर स्मॉलर इन साइज। तो उसमें ये लीडरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन आजकल जो मैनेजमेंट गुरूज हैं, मैनेजमेंट एकेडमिशियंस हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, तो वो इस टाइप ऑफ लीडरशिप को प्रेफर नहीं करते हैं। दे डोंट एडवोकेट दिस टाइप ऑफ लीडरशिप बिकॉज इट इज़ ऑटोक्रेटिक वेयर देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दे एडवाइज other type of leadership like we talk about participative or democratic type of leadership. So participative leadership is a leadership which is consultative. Here a leader decentralizes his decision making authority
That means unlike the autocratic leadership where the control is vested with a single person, that we also call as centralized system of decision making, here in this type of leadership it is decentralized. That means यहाँ पे कंट्रोल एक हाथ में नहीं होता है, बल्कि यही लीडर जो है ये बाकियों को भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, और जो डिसीजन ये खुद भी लेता है वो भी बाकियों के साथ बात करके उनकी पार्टिसिपेशन से वो डिसीजंस लेते हैं. दैट मीन्स वहाँ पे जब कॉन्सेंसस पहुँचता, कॉन्सेंसस मीन्स जब बहुत लोग एग्री होते हैं, मुतफिक होते हैं, तब ही वो डिसीजन लेते हैं इन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. So after that we talk about free rein leaders, that is also called laissez-faire. So it is that type of leadership in which the leader gives free hand to the subordinates to take their decisions. यहाँ पे लीडर का रोल मिनिमल होता है, मतलब ये बहुत कम इंटरफेयर करता है. फ्री रेन लीडरशिप में ये सारा जो अथॉरिटी देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है, ये खाली खुद ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है सिचुएशन को. अगर ज़रूरत पड़ी तो तब इंटरफेयर करता है. अगर उसको लगे कि काम वो ठीक तरह से कर रहे हैं तो ये इंटरफेयर ही नहीं करता है, ये खाली ऑब्जर्व करता है. इस टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या कहते हैं इसको? फ्री राइन लीडरशिप और laissez-faire लीडरशिप. तो यहाँ पे जो ये टाइप ऑफ लीडरशिप है, इसमें देखा जाता है कि इसमें क्रिएटिविटी फ्लोरिश हो जाती है. मतलब जब फ्रीडम मिलती है सबऑर्डिनेट्स को तो उनकी जो क्रिएटिविटी है उस माहौल में बढ़ जाती है. और ये देखा गया है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस टाइप ऑफ लीडरशिप में कि सबऑर्डिनेट्स बहुत क्रिएटिव टर्न आउट होते हैं, क्योंकि उनको मत है कोई इंटरफेरेंस. उनको लीडर फुल पूरी छूट देता है, वो उनको अच्छी तरह से मतलब उनको एक फ्रीडम देता है. तो उसमें उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो देखी गई है, वो बढ़ जाती है. ओके. तो फिर उसके अलावा कुछ थ्योरीज़ हैं लीडरशिप के, जैसे ट्रेड थ्योरी है. तो उस ट्रेड थ्योरी में ये कहा गया है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. हालांकि अब उस थ्योरी को चैलेंज किया गया, क्योंकि कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी जो है वहाँ पे ये कहा जाता है कि लीडर को इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लीडर इज़ बोर्न, बट लीडर्स कैन बी मेड ऑल्सो. कि ऐसी सपोज ट्रेनिंग डेवलपमेंट अच्छी तरह से दे, अच्छे माहौल में उसको रखे, तो वहाँ पे लीडर डेवलप किया जा सकता है. तो ये कॉन्टेम्प्ररी थ्योरीज में आता है. तो उसके बाद हम थोड़ा सा ये बात करेंगे कि जो लीडर और मैनेजर है तो उसमें क्या फ़र्क है. एज जो लीडरशिप है ये एक क्वालिटी है मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर को लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा मैनेजर बन सकेगा. लेकिन जो डिफरेंस है एक्चुअली वो ये है कि जो लीडर है वो चाहे फॉर्मल है या इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें ऑपरेट करता है, लेकिन जो मैनेजर है वो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है. तो जो लीडर होता है वो इंस्पायर करता है
अपने फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, इरेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे मतलब जो हमने अभी की डिस्कस क्वालिटीज़, उसकी अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पे वो इंस्पायर कर सकता है लोगों को। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी जो जिसे कहते हैं करिश्मा, लीडर को एक ना अट्रैक्शन होती है, तो उसके बेसिस पे। लेकिन जो मैनेजर है उसका जो कंट्रोल रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, वो रहता है जो उसकी अथॉरिटी है। फॉर्मल चेन ऑफ कमांड जो होती है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो मैनेजर की लेवल होगी, मैनेजर की लेवल के बेसिस पे जो उसकी अथॉरिटी होगी, तो उस अथॉरिटी से वो कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो ये चीज़ जो है, ये डिफरेंस है बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। तो देन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन। उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जो लीडर होता है, लीडर मोटिवेशन का बहुत यूज़ करता है, क्योंकि एक लीडर जो है वो मोटिवेशन यूज़ करता है और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जो कंपनी का मिशन है उसको अचीव करने की ओर राग़िब करता है। सो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस which begins with a physiological or a psychological need or deficiency which triggers behavior or a drive that is aimed at a goal or incentive. तो मोटिवेशन क्या है? अब ये एक प्रोसेस है जो कि बिगिन होती है किससे? एक नीड से, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या किसी डेफिशिएंसी। तभी आप किसी का जो बिहेवियर है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। जब उसमें कोई ऐसी मतलब देखी, एक आइडेंटिफाई की उसकी नीड, तो फिर उसकी नीड कैसे पूरी होगी, उसके लिए कोई चीज़ जिसे कहते हैं मोटिवेटर, तो उसकी वजह से वो एक्ट करता है, उसकी वजह से वो परसुएड होता है। तो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ये मैनेजर को, एक लीडर को, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे काम लेने में मदद करता है। क्योंकि जो उनसे काम करवाना है तो उसमें मोटिवेशन काफ़ी हेल्प करता है एक लीडर को। तो इसलिए हम मोटिवेशन की जब बात करते हैं तो इसमें एक मशहूर थ्योरी है हम जो मोटिवेशन की है, और वो है इब्राहिम मैस्लो की। इब्राहिम मैस्लो जो है उसने एक अच्छी थ्योरी दी है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो उसमें उसने नीड हायरार्की मॉडल दिया है, और उसने जो नीड्स हैं उनको कुछ लेयर्स में रखा है। जैसे कि उसने बेसिक नीड्स की बात की है, जिसमें फूड, शेल्टर। इब्राहिम मैस्लो ने जो नीड हायरार्की मॉडल दिया है उसमें उसने नीड्स को क्लासिफाई किया है। जैसे बेसिक नीड्स उसने बोला है कि पहले लेयर में, जिसमें नीड फॉर फूड, नीड फॉर शेल्टर। तो इब्राहिम मैस्लो कहता है जब किसी की ये नीड्स पूरी होती हैं, उसको खाना पीना मिलता है, रहने के लिए शेल्टर मिलता है, मतलब शेल्टर मीन्स एक घर जिससे वो वेदर जो हैज़र्ड्स हैं, सपोज़ तेज़ बारिशें हैं उससे बचता है, बर्फ़ से बचता है, तेज़ धूप है उससे बचता है, उसे कुछ शेल्टर मिलता है।
तो ये नीड पहली होती है, उसे कहता है इब्राहिम मैस्लो बेसिक नीड। वो कहता है कि जब ये नीड्स पूरी होती है इंसान की, तब उसमें दूसरी लेयर ऑफ नीड्स क्रिएट होती है। उसमें आती है सेफ्टी नीड्स। फिर वो ढूंढता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो सोशलाइज कर सके, सेफ, जहाँ पे वो सेफ रह सके। गॉट इट? तो सेफ्टी के बाद वो सोशलाइजिंग नीड में आता है। जब उसको जब ये शेल्टर या घर बनाता है, पहले ये देखता है कि ये घर उस जगह बनाता है जहाँ पे ये सेफ है, तो उसके बाद वो सोशलाइजिंग नीड उसकी क्रिएट होती है। तो आफ्टर दैट ही वांट्स टू सोशलाइज। फिर वो, अब उसका घर है, मतलब शेल्टर है, खाना पीना भी है। ये साकिब, यू वांट टू आस्क ए क्वेश्चन? साकिब, you raised your hand, you want to ask question? ओके। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? ओके ओके। तो हम बात करते हैं अब जो सेकेंड लेयर ऑफ नीड है, जिसमें सोशलाइजेशन आती है, सोशल नीड। अब ये जो है, ये आदमी जिसके पास अब बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, लेकिन अब ये सोशलाइज करना चाहता है। मतलब सपोज रिलेशंस के साथ, इसमें रिलेटिव्स, नेबर्स, उनके साथ मिलना जुलना, फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ये एक सोसाइटी में रहता है, मतलब जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना। तो ये एक सोशल नीड होती है। तो जब ये सोशल नीड उसकी फुलफिल होती है, सो उसके बाद इसमें एक और सेट ऑफ नीड्स क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं एस्टीम नीड। तो एस्टीम नीड जो है, ये है कि इसमें ये, अब जो चीज़ें सपोज उसके पास हैं, पहले उसको नीड थी फूड की, तो ये फूड उसको सरवाइव करने के लिए खाना था। सपोज ये चावल खाता, रोटी खाता, मक्की की या किसी आटे की, दाल खाता। लेकिन अब एस्टीम नीड में ये खाना जो है, अब सोफिस्टिकेटेड खाना चाहेगा। सपोज राइस में पुलाव चाहेगा, खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ चाहेगा। अब ये कॉफ़ी, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहेगा। तो ये एक्सट्रीम नीड होती है। सपोज पहले इसको बेसिक नीड में शेल्टर की ज़रूरत थी। एक सपोज उसने एक घर बनाया जिससे वो बारिश, धूप से बच सकता था। लेकिन एक्सट्रीम नीड में ये एक अच्छा सा घर चाहता है, एक बहुत बड़ा घर जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो। तो ये एक्सट्रीम नीड्स में आता है। तो इब्राहिम मैस्लो कहता है कि जब ये सारी नीड्स ये फुलफिल करता है, सपोज अब एक्सट्रीम नीड्स भी उसने फुलफिल की, उसने एक बहुत अच्छा पैलेस बनाया, एक बहुत बाकी चीज़ें, खाने की चीज़ें, अच्छा बेसिक नीड में सपोज बेसिक क्लोथिंग है, कुछ पहनता है ऊपर से कपड़ा। जैसे पहले आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एनिमल्स का स्किन पहनते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्दी वर्दी से। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम नीड्स में ये बहुत बहुत अच्छे किस्म के कपड़े पहनते हैं। तो फिर उसके बाद जब ये नीड्स फुलफिल होती हैं अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो, फिर वो कहता है कि फिर एक और सेट ऑफ नीड्स क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, उसमें ये जो इंसान होता है,
ये अपना जो पोटेंशियल है उसका, मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे ये अपने आप को फुल्ली, अपनी जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड में, उसको जस्टिफाई करे। तो इब्राहिम मैस्लो के अकॉर्डिंग हर किसी शख्स में ये मौका नहीं आता है लाइफ में कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा करे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके लाइफ स्पैन में, उनका लाइफ स्पैन एस्टीम नीड्स को फुलफिल करते करते ही वो निकल जाते हैं दुनिया से। लेकिन कुछ लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा, एक आदमी की जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बहुत साल रह चुका, शायद आपको भी उसका नाम पता होगा। कैन यू टेल हु हैड बीन द रिचेस्ट मैन फॉर मैनी मैनी ईयर्स, जिसका हर साल फोर्ब्स जो होती है वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर साल वो दिखाती थी उसी का नाम नंबर 1 among the richest people of the world. Can you tell me who is that man? You all might have heard the name of that man. Bill Gates. Yes, very true, Bill Gates. So, you know that Bill Gates remained the richest man of the world for many years. तो मे बी Yes, sir. कुछ जब वो अपनी आवाज नहीं आ रही है, जस्ट ए मोमेंट, अब आ रही है? Am I audible now? Yes, sir. अब आ रही है। ओके। तो जब हम बात करते हैं बिल गेट्स की, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब तक वो रिचेस्ट मैन बना वर्ल्ड का, तब तक उसकी एक नीड थी ये कि वो चाहता था वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना, क्योंकि उसने जो अपना करियर स्टार्ट किया है, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, वो किसी बड़ी बिजनेस फैमिली का बेटा नहीं था। उसने अपना जो काम किया स्टार्ट, एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट उसी ने क्रिएट किया, ये जो सारा MS आपका ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर्स में। तो लेकिन जब उसने ये स्टार्ट किया तो एक घर, अपने घर में पीछे से जो शेड था उससे काम शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता से वो बिजनेस एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते करते वो अमेरिका की सिटी में पूरा एक्सपेंड किया, फिर पूरे कंट्री में एक्सपेंड किया, फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड किया, फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड करके पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गया। लेकिन मे बी उसका ये टारगेट था दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना। तो फिर जब वो कंटिन्यू रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड रहा, तो फिर उसकी मोटिवेशन नहीं थी अब कुछ ये एज सच, क्योंकि अब वो ऑलरेडी, और जो डिफरेंस था बिटवीन हिम एंड द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो उतना था कि वो सोच भी नहीं सकता था सेकंड रिचेस्ट मैन कि मैं शायद फर्स्ट रिचेस्ट मैन बन सकूं, बिल गेट्स को ओवरटेक कर सकूं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में डिफरेंस कम था, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस कम था, फोर्थ कभी तीसरे नंबर पे आता था, तीसरा कभी 7वें नंबर पे चलता था, लेकिन 1 तो 1 रहता था बिल गेट्स। लेकिन फिर जब अब ये चीज़ उसको फर्दर मोटिवेट नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे मैंने बोला, फिर इब्राहिम मैस्लो के हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। तो फिर उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि जैसे कि उसने बिल गेट्स, जो बिल मिलिंडा फाउंडेशन है, उसके थ्रू जो उसकी वेल्थ है, मतलब बहुत सारी वेल्थ इन बिलियंस ऑफ रुपीस उसने डोनेट की। इवन इंडिया में भी उसने बहुत पैसा, वो बिहार जो एक बहुत पुअर स्टेट कंसिडर की जाती है इंडिया की, वहाँ आया, वहाँ पे बहुत पैसा स्पेंड किया वहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने में। तो अब उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है इन चीज़ों से फुलफिल होती है। नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। अब रिच बनना उसकी मोटिवेशन नहीं रही,
अब जब उसने यहाँ से इतना पैसा स्पेंड करता गया डोनेशंस में, तभी कोई दूसरा अब रिचेस्ट मैन बन गया। जैसे इस वक्त अमेजोन का मालिक है जेफी, क्या नाम है उसका, जो अमेजन का ऑनर है, वो इस वक्त रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन वो जब बिल गेट्स ने अपनी जो बहुत जो वेल्थ है उसको स्पेंड किया ऑन फिलैंथ्रोपी, मतलब लोगों पे स्पेंड किया वो पैसा बहुत सारा, क्योंकि वो जो एक्चुअली है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो दिस इज एक्चुअली about the need hierarchy model. So I think we will conclude this topic now, and we will now take the presentation from the 4th semester. Okay, now you are ready?